अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले बात असम में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की, जहां पर दीमा हसाओ की एक कोयला खदान में फंसे 9 मजदूरों को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के बाद अब सेना की टीम को भी बुलाया गया है, जो अपनी गोताखोरों की मदद से खदान में फंसे मजदूरों की तलाश में जुटी हुई है। यह खदान मेघालय की सीमा के पास उमरंगसो शहर में है, जहां एक दिन पहले ये मजदूर खदान के अंदर गए थे, लेकिन अचानक पानी भरने की वजह से वहां फंस गए, जिन्हें सकुशल बाहर निकालने के लिए एक्सपर्ट्स की निगरानी में यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोयला खदान में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए एनडीआरएफ भी मौजूद है, एसडीआरएफ भी मौजूद है और मौजूद हैं सेना के ये जवान भी, जो अपनी जान पर खेलकर 9 जिंदगियों को बचाने के लिए पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी ये तस्वीरें असम के दीमा हसाओ जिले से आई हैं। जहां 300 फीट गहरी रेड होल खदान में 9 मजदूरों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिनकी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की ओर से सोशल मीडिया एक्स पर दी गई है। इन 9 मजदूरों की पहचान गंगा बहादुर श्रेष्ठ, हुसैन अली, जाकिर हुसैन, सरपा बर्मन, मुस्तफा शेख, खुशी मोहन राय, संजीत सरकार, लिजान मगर और शरत गोयारी के रूप में हुई है। अभी तक ये है कि अभी तक हम लोगों ने जो कल से शुरू हुआ तो अभी तक नहीं किसी का पता हम लोग नहीं लगा पाए। अभी तक प्रयास जारी है। लगभग 9 से 10 बार लोग नीचे गए हैं। एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, असम राइफल हो, आर्मी हो, सबके लोग जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इस चीज को वो देख रेख कर रहे हैं। कल से भी मुख्यमंत्री जी, जब से घटना का सूचना मिला है, मुख्यमंत्री जी तत्परता के साथ इस विषय को देख रहे हैं। उन्होंने तुरंत पूरे डीसी, एसपी, मुझे भी यहाँ उन्होंने भेजा। आज असम के स्पेशल डीजीपी भी यहाँ पे आए हैं, होम सेक्रेटरी भी यहाँ पे है। तो सभी लोग यहाँ पे है और सबका है कि हम लोग ये रेस्क्यू ऑपरेशन को हम लोग सक्सेसफुल कर सकें। बताया जा रहा है कि ये सभी मजदूर एक दिन पहले सुबह 7 बजे खदान में गए थे और कुछ ही देर के बाद खदान पानी से भर गई, जिसके बाद ये मजदूर अंदर फंस गए। इसकी जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम बिना वक्त गवाए मौके पर पहुंची और रेस्क्यू में जुट गई। यहाँ पे एक जो मानसूर जो है, यहाँ पे तहसील है, जो जगह है, यहाँ पर एक कोल माइन है और उस कोल माइन में जो रेड होल कोल माइन है, वहाँ पे कुछ माइनस जो है ट्रैप्ड हुए हैं। पानी भर गया उसमें और वो निकल नहीं पाए हैं, उसमें ट्रैप हैं। और जैसे सूचना एनडीआरएफ को मिलती है अस्थमा के द्वारा, यहाँ के जो स्टेट इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर है, वहाँ के द्वारा मिलता है, हमारी अलर्ट टीम तत्काल वहाँ से रवाना होती है और साथ में मैं भी उनके साथ में निकल गया। 7 बजे हमारी टीम निकल गई थी और पूरी रात यात्रा करके हम यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग लगभग 4 बजे के आसपास पहुँच गए थे। लेकिन जब एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के गोताखोर मजदूरों का पता नहीं लगा पाए तो सेना को बुलाना पड़ा, जिनके गोताखोरों को पूरी तैयारी के साथ क्रेन की मदद से खदान के अंदर भेजा गया। मगर बताया जा रहा है कि करीब 300 फीट गहरी इस खदान में 100 फीट तक पानी भर चुका है, जिसके चलते रेस्क्यू टीम को मजदूरों तक पहुंचने में दिक्कत पेश आ रही है। ऐसे में गोताखोरों के काम को आसान बनाने के लिए पंप की मदद से खदान में भरे पानी को निकालने का काम लगातार जारी है। सबसे पहले वाटर लेवल हमने कुएं वेल में क्या है उसको पता किया, तो 300 फीट से अधिक की जो डेप्थ है केवल इस कुएं का है और पानी का जो लेवल है वो 100 फीट से अधिक है। और 100 फीट पानी से अधिक होने के चलते हमारी जो एक लिमिटेशंस होती है एनडीआरएफ की, हमारे डीप डाइवर्स जो है एक्सपर्ट है वो 35 से 40 फीट तक काम करने के इन जनरल में, लेकिन यहाँ पर 100 फीट से अधिक पानी हो, वो भी कुएं के अंदर, तो वहाँ पे डीप डाइव करके हुए सर्च करना बहुत मुश्किल है। बावजूद उसके हमारी टीम क्रेन के माध्यम से नीचे उतरी थी एक बार डीप डाइवर्स की, और आर्मी भी आई थी, आर्मी के भी डीप डाइवर्स थे, उनके साथ भी नीचे हम गए थे।
एक बार पुनः हमारी टीम अभी नीचे ही गई है और अब सर्च कर रहे हैं नीचे। बताया जा रहा है कि मेघालय सीमा के नजदीक ये खदान रेड माइनर्स की खदान है, जिसके चलते भी राहत और बचाव टीम को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। इस काम में एक्सपर्ट्स के अलावा हाईटेक मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द खदान में फंसे मजदूरों तक पहुंचा जा सके। हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जो लगभग 9 लोग यहाँ फंसे हैं, क्योंकि कोई आधिकारिक फिगर नहीं है कितने लोग इसमें हो सकते हैं, लगभग 9 इनकी संख्या बताई जा रही है कि इस खदान में फंसे हुए हो सकते हैं, जिनको निकालने के लिए लोकल अथॉरिटीज के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अब भारतीय सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मी-17 एयरक्राफ्ट की मदद से इक्विपमेंट्स को पहुंचाया जा रहा है। हालांकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मजदूरों के घर वालों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। सबका जमाई अंदर में गिरा हुआ है, उसका बच्चा जन्म हुआ है काली पूजा में, बेचारा छोटा सा। कितना आदमी होगा अंदर में? बोल नहीं सकता, हम भी उमरंग से आने वाला है। आप लोग क्या बोला मालिक से? बतवा। मालिक को किसी को मालूम नहीं, हम आके जो देखा है वो हमें देखने के बाद में वही है, मेरा एक आदमी नीचे गिरा हुआ है। अब जानकारी ये सामने आई है कि इन 9 मजदूरों को बचाने के इस मिशन में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और सेना के अलावा नौसेना और एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है, जिसके बाद मजदूरों के परिजनों में उम्मीद की एक किरण जगी है। असम से दीमा हसाओ, सारस्वत कश्यप और दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं कि ऐसे पोर्टल की जिससे भगौड़ों की शामत आने वाली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है और इस स्वदेशी इंटरपोल के जरिए अब सीबीआई के साथ ही दूसरी एजेंसियां भी इंटरपोल की मदद ले सकेंगी, जिसमें राज्यों की पुलिस भी शामिल है, जो किसी वांटेड क्रिमिनल या भगौड़े के संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट के लिए इस पोर्टल की मदद से सीधे इंटरपोल की मदद ले सकती है। अपराधी और अपराधों पर अंकुश लगाने के मकसद से एक बड़ा कदम उठाया गया है और उसी कड़ी में गृह मंत्री अमित शाह ने इंटरपोल की तर्ज पर भारत पोल नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। नए युग के अपराधियों से निपटने में तुरंत पुलिस रिस्पांस और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन के सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई ने इस अत्याधुनिक और ऑनलाइन पोर्टल को विकसित किया है। अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी सीबीआई थी, लेकिन भारत पोल की लॉन्चिंग के बाद देश की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को आसानी से इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और अपनी जांच को रफ्तार देने में सक्षम होगी। यहाँ है भारत पोल पोर्टल का लिंक। भारत पोल हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय इन्वेस्टिगेशन को एक अलग युग में ले जाने वाली एक शुरुआत है। एक प्रकार से अब तक इंटरपोल के साथ काम करने के लिए एक ही एजेंसी नामित थी, सीबीआई, मगर भारत पोल की संरचना होने के साथ भारत की हर एजेंसी, हर राज्य की पुलिस अपने आप को बहुत सरलता के साथ इंटरपोल के साथ कनेक्ट कर पाएगी और सीधा गति अपने इन्वेस्टिगेशन को देने में उनको बहुत सहायता होगी। पुलिस रिस्पांस और ग्लोबल कोऑर्डिनेशन को सुनिश्चित करने के लिए सीबीआई ने विकसित किया। वैश्विक क्रिमिनल के नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए रियल टाइम अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग का विशेष महत्व है। सीबीआई की वेबसाइट पर भारत पोल पोर्टल का लिंक मौजूद है। इसके लॉगिन पेज पर आईडी और पासवर्ड दर्ज कर ओटीपी वेरिफिकेशन से लॉगिन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इस पोर्टल पर 5 मॉड्यूल्स कनेक्ट, नोटिस, रेफरेंस, ब्रॉडकास्ट और रिसोर्स उपलब्ध हैं, जिसके माध्यम से देश की सभी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगी। भारत पोल
पोर्टल जो लॉन्च हो गया है, इसका फायदा ये होगा कि अगर किसी राज्य से कोई भगोड़ा वहां से भागता है, इस पोर्टल में उसके बारे में जानकारी दी जाएगी और उस जानकारी को सीबीआई का जो नोडल ऑफिसर यहां पर मौजूद होगा वो तुरंत उसको देखेगा और विदेश में जहां जिस देश में वो छिपा हुआ है वहां पर उससे संपर्क करके उसको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। सीबीआई के साथ जो इंटरपोल का कॉन्टैक्ट है वो 195 देशों के साथ है और उन 195 देशों में अगर वो भगोड़ा किसी राज्य से, भारत के किसी राज्य से जाकर के छिपता है तो उसकी जानकारी तुरंत ही हो जाएगी। ये पोर्टल सीबीआई के अधीन ही काम करेगा, लेकिन इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि राज्य की पुलिस या किसी वांटेड क्रिमिनल या भगोड़े के संबंध में इंटेलिजेंस इनपुट के लिए इस पोर्टल की मदद से सीधे इंटरपोल की मदद ली जा सकेगी। साथ ही विदेशी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां भी किसी अपराधी के संबंध में जानकारी जुटाने के लिए भारत पोल की मदद से भारतीय एजेंसियों से आसानी से संपर्क कर सकेंगी। साफ है कि ये पोर्टल इंटरनेशनल पुलिसिंग में काफी मददगार साबित होगा। एजेंसी तो बाद में भी सीबीआई ही रहेगी, परंतु इस तकनीक के आधार पर खड़ी की गई व्यवस्था के माध्यम से ढेर सारी दूरियों को हम मिटा पाएंगे, ढेर सारी सूचनाओं को हम प्राप्त कर पाएंगे और सटीकता के साथ अनेक प्रकार के दुनिया के क्राइम का विश्लेषण कर हमारे यहाँ क्राइम होने से पहले इसको रोकने की संरचना भी खड़ी कर पाएंगे। भारत पोल पोर्टल की मदद से भगोड़े अपराधियों के बारे में जानकारी मिलना संभव होगा। साइबर क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंटरनेशनल क्राइम के मामलों में भारत पोल पोर्टल के जरिए जांच में तेजी आएगी और रियल टाइम जानकारी जुटाने में मदद मिलेगी। अगर कोई भगोड़ा किसी राज्य से भाग करके गया है तो उसको विदेश में ढूंढने के लिए कैसे काम करना है, इसके लिए एक सबसे खास तरीका ये होगा कि जो पोर्टल है उस पोर्टल में जो है जानकारी देने के लिए राज्य का जो एसपी लेवल का ऑफिसर होगा वो एसपी लेवल का ऑफिसर पूरी विस्तृत जानकारी देगा। इसके बाद इंटरपोल लाइजन अफसर जो होगा वो उस पूरी जानकारी को अपने पास इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करने के बाद सीधे उस विस्तृत जानकारी को इंटरपोल से जुड़ी हुई जो कंट्रीज हैं उनको जानकारी पहुंचाएगी और इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इसके लिए बाकायदे जो है सीबीआई की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बुकलेट भी जारी किया है। भारत पोल पोर्टल के जरिए भगोड़े अपराधियों ने विदेशों में अगर संपत्ति बनाई हुई है तो उस पर शिकंजा कसने का भी प्लान है। इसके लिए भारत पोल का सेकेंड फेज लॉन्च किया जाएगा। गृह मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च करने के मौके पर एक बुकलेट भी जारी किया है, जिसमें पोर्टल से जुड़ने समय तमाम जानकारियां दी गई हैं। एक बहुत बड़ा कदम सीबीआई की तरफ से और भी उठाया गया है। सीबीआई ने अपने 3 अधिकारियों को, ऐसा पहली बार हो रहा है कि 3 अधिकारियों को इंटरपोल में उनको बाकायदे वहां पर रखा गया है। 2 अधिकारी जो हैं वो फ्रांस में जो इंटरपोल का ऑफिस है वहां पर रखा गया है। इसके साथ ही एक अधिकारी जो है वो रखा गया है सिंगापुर में। तो एक बड़ा कदम केंद्र सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। इंटरपोल के साथ भारत पोल जो है वो किस तरीके से बेहतर तरीके से जुड़ सकता है उसके लिए ये कदम बढ़ाया गया। साफ है कि अपराध के बाद विदेश का रास्ता नापने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। गृह मंत्री ने साफ कर दिया है कि ऐसे अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने 35 सीबीआई अधिकारियों को पुलिस मेडल से सम्मानित भी किया। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात दुनिया के सबसे बड़े मेले की, जो कि लगने जा रहा है प्रयागराज में। महाकुंभ को लेकर हर स्तर पर संगम नगरी में बड़ी तैयारी की गई है। संगम में डुबकी लगाने के दौरान अगर कोई हादसा होता है तो उसके लिए एनडीआरएफ की कैसी तैयारी है, इसको परखा गया। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ के जवान किस तरह से मुस्तैद रहेंगे, इसकी बानगी आप भी देखिए।
संगम नगरी के अरेल घाट पर एक डूबते व्यक्ति को कुछ इस तरह से रेस्क्यू टीम ने बचाया। पानी में इस व्यक्ति को संघर्ष करते देख एनडीआरएफ की टीम तुरंत एक्शन में आ गई। स्पीड बोट से उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उस तक मदद पहुंचाई। उसके लिए ये सामान नदी में फेंका। डूबने से बचाने वाले इस सामान के सहारे ये शख्स रेस्क्यू टीम के पास पहुंचा और फिर उसे सुरक्षित रूप से पानी से बाहर निकाला गया। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। इस दौरान यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचेंगे। इस दौरान कभी भी आपात स्थिति हो सकती है, जिससे निपटने के लिए एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम तत्पर है। और जब कभी नदी में किसी के डूबने या नाव पलटने जैसे हालात पैदा होते हैं तो ये रेस्क्यू टीम बगैर वक्त गंवाए बचाव के लिए पहुंच जाती है, जैसा कि आपने देखा भी। महाकुंभ के आयोजन को देखते हुए अरेल घाट पर दरअसल एनडीआरएफ ने मॉक ड्रिल की और इस मॉक ड्रिल के जरिए ये भरोसा देने की कोशिश हुई कि इस एजेंसी की टीम ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने में सक्षमता हासिल की हुई है। एनडीआरएफ कुंभ को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। ये एक छोटा सा प्रदर्शन हमने आप सबके सामने रखा था। आपने देखा कि वाटर इमरजेंसी को लेकर किस किस तरीके की चुनौतियां हमको मिल सकती हैं, तो उनसे कैसे निपटा जाए, उसी को लेकर ये प्रदर्शन था, जिसमें डूबते लोगों को बचाना, अगर कोई बोट पलट जाती है, बोट डूब जाती है, तो उस पर जो सवार लोग हैं उनको कैसे बचाया जाए, किस तरीके से हम आने वाले श्रद्धालुओं को एक सुरक्षित वातावरण दे सकते हैं, इसी के उद्देश्य को केंद्र में रखकर ये सारी तैयारियां चल रही हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे जो रेस्क्यूअर्स हैं वो गंगा और यमुना का ये जो तट है और सामने संगम क्षेत्र है, इसके साथ तारतम्य बिठा लें, जिससे कि अपनी चुनौती को हम बहुत सहजता के साथ कर सकें। इस मॉक ड्रिल के जरिए एनडीआरएफ महाकुंभ को लेकर अपनी तैयारियों को परखने में जुटी है। आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ के जवान पूरे साजो सामान के साथ नदी में स्पीड बोट के जरिए रेस्क्यू से लेकर किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए मुस्तैदी बरत रहे हैं। एनडीआरएफ की इस टीम में स्पेशल गोताखोर से लेकर ट्रेंड तैराक तक हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लैस गोताखोरों के सिर पर अंडर वाटर कैमरा लगा हुआ आप देख सकते हैं, जिसके माध्यम से पानी के अंदर की चीजों को कैप्चर करना और उसे देखना मुमकिन होता है। इसके अलावा इस रेस्क्यू टीम के पास अंडर वाटर टॉर्च भी मौजूद है, जिससे पानी के अंदर की चीजों को देख पाने में सहूलियत होती है। बोट पर सोनार सिस्टम को ऑपरेट करने की सुविधा भी है। इस सिस्टम के माध्यम से पानी के अंदर की चीजों का पता चलता है। इस सिस्टम से कोई भी ऑब्जेक्ट जब टकराता है तो उसका इमेज लैपटॉप में आ जाता है और इस इमेज के आधार पर ही गोताखोर को पानी के अंदर भेजा जाता है और फिर रेस्क्यू किया जाता है। आपको पता है कि करोड़ों लोग यहाँ पर डुबकी लगाने आएंगे। अगर दुर्घटनावश कोई फिसल जाता है, कोई गहरे पानी में चला जाता है और डूबने लगता है, तो उसको किस तरीके से हम मदद पहुंचाएं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ विशेष उपकरण हैं। उसके पास हमारे पास विशेष गोताखोर हैं, कुशल तैराक हैं, हमारे पास स्पीड बोट हैं। और ये सिर्फ दिन में नहीं, रात में भी इस चुनौती से कैसे निपटा जाए उसके लिए भी हम तैयार हैं। उसके लिए हमारे पास अंडर वाटर टॉर्च है, जो कि अंधेरे में पानी के नीचे किस तरीके से हमारे जो गोताखोर हैं जाकर देखेंगे। बोटों पर आपने देखा कि हमने अलग अलग तरीके की एलईडी लाइट लगा रखी हैं, जो कि अंधेरे में हमारे जो नाविक हैं, हमारे जो गोताखोर हैं, हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, उनको मदद देंगे। महाकुंभ को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। किसी भी तरह की भगदड़, आग से जुड़ी घटना से लेकर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर इमरजेंसी से निपटने की भी पूरी तैयारी है। हम बचाव दल हैं। अगर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसी को लेकर कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो उसको निपटने में हम सक्षम हैं। यहाँ पर हमारे ट्रेन दस्ते पूरे साजो सामान के साथ तैनात हैं। महाकुंभ को लेकर हर स्तर पर तैयारियों को लगातार परखा जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी आपात हालात के दौरान उससे कैसे निपटना है, ताकि साधु संतों से लेकर श्रद्धालुओं तक को किसी तरह की परेशानी का सामना करना नहीं पड़े और महाकुंभ बगैर किसी व्यवधान के संपन्न हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो एक तरफ सरकारी एजेंसियां महाकुंभ के सफल और सुरक्षित आयोजन के लिए जी जान से जुटी हुई हैं, तो दूसरी तरफ महाकुंभ के लिए संगम नगरी पहुंचे अनोखे हठ योगी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आज इसी कड़ी में हम आपको दो ऐसे हठ योगियों के बारे में बता रहे हैं। कड़ाके की ठंड में ठंडे ठंडे पानी से स्नान करने वाले ये हैं नागा बाबा प्रमोद गिरी, जो 3 जनवरी को महाकुंभ मेले में आ गए थे और अपने संकल्प की शुरुआत इन्होंने 21 पानी भरे घड़ों के स्नान के साथ की। खास बात यह है कि हर दूसरे दिन 2 घड़े और जोड़ दिए जाते हैं। आज इनके हठ योग का 5वां दिन है। बताया गया है कि इन घड़ों में एक दिन पहले गंगा जल शाम को 6 से 7 के बीच भर दिया जाता है और फिर सुबह करीब 4:15 बजे नागा बाबा प्रमोद गिरी महाराज अपने आसन पर बैठ जाते हैं और इसके बाद उनके शिष्य इन घड़ों में भरे पानी को एक एक करके उनके ऊपर डालते हैं। बाबा का यह अनूठा हठ योग 21 दिन तक चलेगा। नागा बाबा प्रमोद गिरी का कहना है कि वो पिछले 9 वर्षों से विश्व शांति और देश के कल्याण के लिए हठ योग कर रहे हैं। वहीं बाबा प्रमोद गिरी के अलावा महंत राजगिरी भी इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं, जिन्हें एम्बेसडर बाबा और टार्जन बाबा के नाम से भी लोग जानते हैं। इंदौर से महाकुंभ में आए नागा बाबा महंत राजगिरी ने यूं तो महाकुंभ में अपनी कुटिया डाल रखी है, लेकिन इनके पास खड़ी ये पुरानी एम्बेसडर कार सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। महंत राजगिरी ने इस पुरानी एम्बेसडर को ही अपना ठिकाना बना लिया है। महंत राजगिरी ने बताया कि करीब 40 साल पहले ये एम्बेसडर कार उन्हें दान में मिली थी, जिसके बाद इसमें कई बदलाव किए गए, जैसे कि कार के बाहर एक पंखा फिट कर दिया गया, कार की छत पर मशान बनी हुई है। आप देखेंगे इन महाराज जी का संकल्प इतना अनूठा है कि इस जो ठंड है हर आदमी की हड्डियों को समझ लीजिए हिला दे रहा है, लेकिन ये महाराज सुबह 4 बजे स्नान करते हैं। वो भी अगर स्नान देखेंगे कोई एक पानी से नहीं, घड़ों की संख्या देखेंगे तो अभी 21 है। कुछ दिन बाद ये 61 घड़े हो जाएंगे और हर दिन गंगा का जल जो या गंगा का पानी है इस घड़े में शाम को भर दिया जाता है और उसके बाद सुबह होते होते ये और ठंडा हो जाता है और उसके बाद महाराज जी इसी से नहाते हैं। ये पालकी आप देखेंगे, इस पालकी पे बाकायदा बैठते हैं और ऊपर जब देखेंगे आप तो ऊपर एक मटका है, वो मटके में छेद है और सारे इनके जो भक्त हैं इसी मटके में जाकर पानी डालते हैं। तो सन्यासी है, नागा लोग हैं, हमारे जो कुछ है सब देश और समाज की सेवा में ही तो लगाना है हमको, और क्या करना है। हम इस वक्त महाकुंभ में हैं और महाकुंभ में हमारे साथ जो बाबा हैं, जो महंत हैं, उनका नाम है नागा बाबा महंत राजगिरी जी। छोटी सी कुटिया है, इंदौर से आते हैं, लेकिन बाबा की पहचान एक नागा बाबा की तो है ही है, जूना अखाड़े से जुड़े हैं, लेकिन इनके साथ एक कार एम्बेसडर कार है और ये एम्बेसडर कार भगवा रंग में रंगी हुई, और इसमें आपको जब हम दिखाएंगे तो समझ में आएगा कि ये आखिर बाबा ने इस एम्बेसडर कार को इतने समय से अपने साथ क्यों जोड़ रखा है। गाड़ी से मेरे को बहुत प्रेम लगाव है, जैसे कि अपना शरीर के हम आंखें अच्छा सुरक्षित रखते हैं, तो 2 लाइटें तो है ही है आंखें, पर उस पर आंखें भी मैंने लगा दी और समझ में लोगों को आया कि नहीं ये आंख है। पंखा काम भी करता है, एसी करता है, एसी का काम करता है पंखा। मैं इसे एसी तैयार करता हूँ। हाँ, अगर बहुत इंजीनियर को मालूम पड़ जाएगा तो दूसरा गाड़ी में भी लगाने शुरू कर देंगे। फिर 30, 35, 40 किलो का एसी होता है, क्या जरूरत है गाड़ी में लगाने के लिए। पर सबको एक क्लियर नहीं करता हूँ कि क्या है के लिए मैंने लगाया हूँ। और अब चलते चलते बात युद्धाभ्यास सूर्य किरण की। भारत और नेपाल न केवल पड़ोसी देश है बल्कि सुख दुख के साथी भी हैं। दोनों देशों के बीच दोस्ती और गहरे विश्वास का अटूट रिश्ता है और इसकी बानगी देता है सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास। नेपाल के सलझंडी में दोनों देशों की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं और इस वॉर एक्सरसाइज में आतंकवाद विरोधी अभियान के अलावा विपरीत हालातों में दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन चलाने का भी अभ्यास किया जा रहा है। नेपाल के दुर्गम और घने जंगल, जहां पलक झपकते ही हालात बदल जाते हैं। देखने में हरी भरी, निर्जन और शांत नजर आने वाली इन झाड़ियों के पीछे से खतरा कभी भी दस्तक दे सकता है। हालात कैसे भी हो, वक्त कोई भी हो, हिंदुस्तान के सूरमा हर चुनौती से निपटने के लिए मुस्तैद रहते हैं। पहाड़ की चोटियों से लेकर गहरे समंदर तक, सुनसान रेगिस्तान से लेकर बियाबान जंगलों तक भारतीय सेना की तैयारी बेजोड़ रहती है। वक्त के साथ बदलती चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना नेपाल आर्मी के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में जुटी है।
मौका है 18वें सूर्य किरण युद्धाभ्यास का और जगह है नेपाल का सलझंडी। यहाँ के जंगलों में भारतीय और नेपाली सेना के जवान अपना रण कौशल दिखा रहे हैं। संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास में भारतीय टुकड़ी का नेतृत्व 11वीं गोरखा राइफल्स कर रही है, जबकि नेपाली सेना की टुकड़ी का नेतृत्व श्री जंग बटालियन के हाथ में है। दोनों देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास 13 जनवरी तक चलेगा। इसकी शुरुआत बीते साल 31 दिसंबर 2024 को हुई थी। भारत नेपाल की सेनाओं के बीच ये संयुक्त अभ्यास हर साल होता है, जिसकी मेजबानी दोनों देश बारी बारी से करते हैं। साल 2011 से शुरू हुआ संयुक्त सैन्य अभ्यास का सिलसिला बदस्तूर जारी है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच मजबूत साझेदारी को दर्शाता है। आतंकवाद, युद्ध और किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए दोनों सेनाएं अपने तालमेल को मजबूत बना रही हैं। जंगल में दुश्मनों से मुकाबला करना, खुद के जीवन की रक्षा करते हुए दुश्मन पर घात लगाना और विपरीत हालातों में मेडिकल फैसिलिटी पहुंचाना इस युद्धाभ्यास का मकसद है। भारत और नेपाल दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत है और दोनों देश मित्रता और विश्वास के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। सूर्य किरण जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास इस गर्मजोशी को और ज्यादा बढ़ा देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत संधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।